नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। हम हाजिर हैं संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे भाग के चौथे दिन हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही लगातार चौथे दिन बाधित। लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यों से संसद की मर्यादा बनाए रखने की अपील। कहा, सदन में व्यवस्था बहाल होने पर सभी को मिलेगा पर्याप्त समय और अवसर। विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार चौथे दिन गतिरोध बरकरार। अवरोध पर सभापति जगदीप धनखड़ ने जताई सख्त नाराजगी। वेल में आने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी दी चेतावनी। गुजरात और जम्मू कश्मीर समेत अब तक 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पर्यटन क्षेत्र को दे चुके हैं उद्योग का दर्जा। राज्यसभा में लिखित जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी जानकारी। कहा, उद्योग का दर्जा देने से अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा पर्यटन क्षेत्र। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही लगातार चौथे दिन भी बाधित रही। इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने का निर्देश दिया। इस बीच कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य आसन के नजदीक आ गए और अडानी समूह से जुड़े मामले की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही में अवरोध पैदा करने लगे। वहीं सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने भी अपने स्थानों पर खड़े होकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से भारतीय लोकतंत्र और संसद के बारे में लंदन में दिए गए बयान पर उनसे माफी की मांग करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, वो सदन चलाना चाहते हैं। उन्होंने नारेबाजी और अवरोध पैदा कर रहे सदस्यों से संसदीय मर्यादा को बनाए रखने की अपील भी की, लेकिन अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इस वजह से गुरुवार को भी लोकसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका। माननीय सदस्यगण, मैं सदन चलाना चाहता हूं। मैं सबको मौका दूंगा, सबको पर्याप्त मौका मैंने दिया है, लेकिन सदन ऑर्डर में आना चाहिए, सदन चलना चाहिए। मैंने सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। आपको भी इतना अवसर दूंगा। आप बेल में आकर फिर आप ये कहें कि बोलने का मौका दें, आप सीट पे जाएं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं आपको मौका दूंगा। इधर बात नहीं करते। आप बेल में आते हैं और चर्चा करना चाहते हैं, आप जाइए, सीटों पे बैठिए, आप भी बैठिए, आपको मैं मौका दूंगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, बजट पे चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पे चर्चा नहीं करना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, क्या उचित है ये? मैं उनको भी कहूंगा बैठिए, आपको भी कहता हूं बैठिए, मैं आपको मौका दूंगा। आप सीट पे बिठाइए, अपने लोगों को सीट बिठाए, मौका दूंगा आपको। आप बाहर जाकर चर्चा करते हैं, मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं, गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। हम सबको मौका देंगे। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो सदस्यों ने अवरोध शुरू कर दिया। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से पूछा कि वो चर्चा चाहते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि सदन चर्चा के लिए है, लेकिन उनकी अपील के बावजूद जब अवरोध नहीं थमा तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये सदन चर्चा के लिए है। सदन चर्चा, मैं दोनों को कहता हूं कि चर्चा चाहते हो कि नहीं हो। आप पहले ये बताओ कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो। पहले आप स्पष्ट करो कि आप चर्चा चाहते हो। ये खड़े इस पर, इस तरह के हाउस में चर्चा नहीं होगी। सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। देश में 2019 से 2021 तक 3 साल के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं की 3,82,512 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें 4,291 लोगों की मौत हुई है। लोकसभा में बीजेपी सांसद संजय सेठ के प्रश्न के लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। ये आंकड़े सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पुलिस विभाग से प्राप्त किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के करीब 1,37,191 मामले, 2020 में 1,16,496 मामले और 2021 में ऐसे 1,28,825 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 2019 में 1,554, 2020 में 1,241 और 2021 में 1,496 लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के माध्यम से हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ा दिया है। इसे गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। लोकसभा में डीएमके सांसद कलानिधि वीरास्वामी के प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि सरकार पूरे देश में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग बढ़ाने और प्राथमिक ऊर्जा वर्ग में इसकी हिस्सेदारी को करीब 6.7% से बढ़ाकर साल 2030 तक 15% करने को प्रतिबद्ध है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने बताया कि सरकार सभी को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का ये प्रयास है कि देश में सीएनजी, एलपीजी, सीबीजी, BS4 ग्रेड पेट्रोल, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और विमानन ईंधन जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिले। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाने के मकसद से ही सरकार ने मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2022 तक देश के गरीब परिवारों को 9.6 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। लोकसभा में टीएमसी सांसद सौगत राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2023 की हज यात्रा पर जाने के लिए देश में 4 नए स्थान स्वीकृत किए गए हैं, जो कन्नूर, विजयवाड़ा, अगरतला और कालीकट में हैं। उन्होंने बताया कि इस साल हज यात्रियों को हज पर जाने के लिए देश में कुल मिलाकर 25 स्थानों के विकल्प दिए गए हैं। हालांकि इन जगहों की अंतिम संख्या हवाई अड्डे के विकल्प का चयन करने वाले हज यात्रियों की निश्चित न्यूनतम संख्या और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना की व्यवहार्यता पर आधारित होगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने बताया कि सभी लोगों से विचार विमर्श करके मंत्रालय ने प्रयोग किए जाने वाले विकल्पों के रूप में 25 हवाई अड्डों की पेशकश की है। इनमें श्रीनगर, रांची, गया, गुवाहाटी, इंदौर, भोपाल, मंगलूर, गोवा, औरंगाबाद, वाराणसी, जयपुर, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, चेन्नई, अहमदाबाद, कन्नूर, लखनऊ, विजयवाड़ा, अगरतला और कालीकट शामिल हैं। लोकसभा में बीजेपी सांसद पीपी चौधरी समेत कई सांसदों के प्रश्न के लिखित उत्तर में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि चालू वर्ष सहित पिछले 5 वर्ष के दौरान उड़ान के दौरान अभद्र व्यवहार करने को लेकर 150 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है। नागर विमानन मंत्री ने बताया कि अभद्र व्यवहार करने वाले यात्रियों के संबंध में नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार गठित एयरलाइन आंतरिक समिति की ओर से अनुशंसित अवधि के लिए 2022 के दौरान कुल 63 यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया है।
नो फ्लाई लिस्ट में रखे गए यात्रियों के अधिकांश मामले यात्री के मास्क नहीं लगाने या विमान कर्मी दल के सदस्यों के अनुदेशों का पालन नहीं करने से संबंधित हैं। नागर विमानन मंत्री ने जानकारी दी कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली की एयर इंडिया की 26 नवंबर 2022 की उड़ान के विशिष्ट मामले में नागर विमानन महानिदेशालय ने विनियमों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि इसके तहत मैसर्स एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये और इसके निदेशक उड़ान सेवा पर 3 लाख रुपये का वित्तीय जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में पायलट इन कमांड का लाइसेंस 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया। कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। ब्रेक के बाद सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। भारतीय संसद और लोकतंत्र के बारे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से लंदन में की गई टिप्पणी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्यसभा में लगातार चौथे दिन गतिरोध देखने को मिला। इस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे जैसे ही उच्च सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ के आसन पर बैठने से पहले ही मुंह पर काली पट्टी बांधे टीएमसी सांसद आसन के नजदीक दोनों ओर खड़े हो गए। इसी दौरान अन्य विपक्षी सदस्य भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जबकि सत्ताधारी दल के सदस्य राहुल गांधी से उनकी लंदन में की गई टिप्पणी को लेकर माफी की मांग कर रहे थे। सभापति ने आसन के नजदीक मौजूद टीएमसी सांसदों से अपनी सीटों पर लौट जाने का आग्रह किया, लेकिन वो वेल में ही मौजूद रहे। तो सभापति ने इन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी, लेकिन सभापति की अपील के बावजूद जब अवरोध नहीं थमा तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। ये लगातार चौथा दिन था जब उच्च सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल अवरोध की भेंट चढ़ गया। सोमवार को बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू होने के बाद अभी तक सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू तरीके से नहीं चल पाया है। दोपहर 2 बजे जब उच्च सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो सदन में वही नजारा देखने को मिला। टीएमसी के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सदस्य भी अपने स्थानों से ही नारेबाजी कर रहे थे। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने वेल में मौजूद सदस्यों से अपनी अपनी सीट पर जाने और सदन को
चलने देने का आग्रह किया, लेकिन अवरोध बरकरार रहा और उपसभापति हरिवंश को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्लीज आप सब अपनी अपनी जगह जाएं। मेरा आग्रह है, कृपया अपनी जगह पर जाएं। सदन को चलने दें। प्लीज प्लीज कृपया अपनी अपनी जगह जाएं। सदन को चलने दें। प्लीज अपनी जगह जाओ। सदन की कार्रवाई चलने दें। प्लीज। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Friday, the 17th March 2023. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों को अपने यहाँ पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है और अब तक 11 राज्यों ने इस क्षेत्र को यह दर्जा प्रदान किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्राचार के जरिए और विभिन्न बैठकों में अपने अपने क्षेत्रों में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने की पुरजोर सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। इनमें गुजरात, केरल, राजस्थान, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा शामिल हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने लिखित जवाब में कहा कि पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने से यह अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा और इससे पर्यटन के अधिकाधिक उपक्षेत्रों को औद्योगिक दरों पर बिजली टैरिफ और अन्य करों के भुगतान में लाभ मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से पूंजी प्रधान आतिथ्य परियोजनाओं की लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी और भावी निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि कोविड महामारी में कमी आने के बाद 2022 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 4 गुना से भी अधिक हो गई। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के बाद पर्यटन को बहाल करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों से आने वाले विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा निःशुल्क प्रदान किए। आंकड़ों के मुताबिक 2021 में विदेश से आए पर्यटकों की संख्या 15,27,114 थी, जो 2022 में बढ़कर 61,91,399 हो गई और इस प्रकार उनकी संख्या में 305.4% की वृद्धि दर्ज की गई। 2021 में पर्यटन के माध्यम से भारत को 65,070 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की आय हुई, जो 2022 में 1,34,543 करोड़ रुपए रही। 2022 में पिछले साल की अपेक्षा 106.77% अधिक विदेशी मुद्रा की आय हुई। राज्यसभा में एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न खेलों में जनजातीय छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए 15 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि ये उत्कृष्टता केंद्र केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत बनाए जा रहे एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों के साथ ही स्थित होंगे और इनके मार्च 2026 तक स्थापित होने की उम्मीद है। एक केंद्र की लागत लगभग 5 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि खेल प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के परामर्श से अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र वाले EMRS की पहचान की जा रही है। लिखित जवाब में ये बताया गया कि विचार विमर्श के बाद कोच के प्रावधान सहित इन उत्कृष्टता केंद्रों के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक खेल परिसर में 2 चिन्हित खेलों, एक सामूहिक खेल और एक व्यक्तिगत खेल के लिए एक विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं वाले उपकरणों के साथ इंडोर खेल परिसर होगा, जिसका निर्माण भारतीय खेल प्राधिकरण साई के तकनीकी मार्गदर्शन से किया जाएगा। सरकार भूगर्भीय हलचलों की निगरानी की क्षमताओं को और विस्तार देने के लिए अगले 2 से 3 वर्षों में 100 और वेधशालाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र देश में और आसपास भूकंपीय गतिविधि की निगरानी कर रही 152 वेधशालाओं के एक नेटवर्क का प्रबंधन करता है। नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क में देश के अधिकतर हिस्सों में 3.0 तीव्रता के भूकंप का पता लगाने की क्षमता है।
उन्होंने कहा कि सिस्मिक माइक्रोजोनेशन अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भूकंपरोधी इमारतों, बुनियादी ढांचों, आवासों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां देने में मदद करता है ताकि भूकंप के झटकों के प्रभावों को कम किया जा सके। सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।